अमेरिका और ईरान के बीच की जंग 2 हफ्तों के लिए रुक गई है। दोनों देश 2 हफ्तों के सीजफायर के लिए राजी हो गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देर रात कहा कि उन्होंने ईरान के साथ 2 हफ्ते का युद्ध विराम कर लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर बताया कि ईरान की तरफ से तुरंत स्ट्रैट ऑफ हॉर्मुज खोलने की शर्त पर बमबारी और हमले 2 हफ्ते के लिए स्थगित करने के लिए राजी हूं। पहले वो ईरान के बिजली घरों और पुलों पर हमले की धमकी दे रहे थे, लेकिन अब उन्होंने उस खतरे से पीछे हटने का फैसला किया है। ईरान की तरफ से भी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने सीज फायर पर मुहर लगाई है। इसके साथ ही मिडिल ईस्ट में शांति को लेकर नई उम्मीद इसके बाद जरूर जागी है। सीज फायर की शर्तों में हॉर्मुज स्ट्रैट को खोलना भी शामिल है और इससे अब यहां से शिपों की सुरक्षित आवाजाही संभव हो सकेगी। साथ ही ग्लोबल ऑयल मार्केट पर भी इसका असर दिखना शुरू हो गया है। आज शेयर बाजार जहां बढ़त के साथ खुला, वहीं अमेरिका सहित दुनिया के बड़े बाजारों में कच्चे तेल की कीमत भी कम हुई है। यानी कि इस सीज फायर का इंपैक्ट तो जरूर होता हुआ दिख रहा है। 2 हफ्ते का ये सीज फायर है, 15 दिन की कुल मोहलत है। इसके बीच में देखिए ईरान की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि युद्ध विराम नहीं होगा, लेकिन बातचीत इस दौरान चलती रहेगी। युद्ध विराम इसे ना माना जाए, लेकिन बातचीत का एक कह सकते हैं कॉरिडोर जरूर खुला है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने यह युद्ध विराम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर घोषित किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से दिया गया प्रस्ताव उन्होंने स्वीकार कर लिया है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि 2 हफ्ते तक लड़ाई रोक दी जाए और हॉर्मुज जल डमरू मध्य को तुरंत खोल दिया जाए। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इन 2 हफ्तों के समय का इस्तेमाल ईरान के साथ अंतिम समझौता करने के लिए करेगा, यानी इन 2 हफ्तों में बातचीत होगी। उन्होंने लिखा कि ऐसा करने का कारण यह है कि हम अपने सभी सैन्य लक्ष्यों को पहले ही पूरा कर चुके हैं और उनसे भी आगे बढ़ चुके हैं। साथ ही हम ईरान के साथ लंबे समय की शांति और पूरे मध्य पूर्व में शांति के लिए एक पक्का समझौता करने के बहुत करीब हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि वॉशिंगटन को तेहरान से 10 बिंदुओं का प्रस्ताव मिला है और इसे बातचीत शुरू करने के लिए अच्छा आधार माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें ईरान से 10 बिंदुओं का प्रस्ताव मिला और हमें लगता है कि बातचीत करने के लिए एक सही आधार है। और ट्रंप ने सीजफायर को लेकर क्या कुछ कहा? 14 दिनों के लिए हमने रोके गए हॉर्मुज खोलने पर ईरान सहमत है। तुरंत और बिना शर्त हॉर्मुज खोला जाएगा। इसके अलावा क्या कुछ बातें सीजफायर को लेकर के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कही है, पॉइंटर्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। हमारा सैन्य लक्ष्य पूरा हुआ है। ईरान से 10 सूत्रीय प्रस्ताव मिला। प्रस्ताव के बिंदुओं पर दोनों पक्ष सहमत। सीजफायर के दौरान बातचीत होगी। कुल मिलाकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान सीजफायर को लेकर के सामने आया है। देखिए, घमासान बेशक रुक चुका है, लेकिन अभी बातचीत का वक्त है। अब आपको बताते हैं कि ईरान की क्या कुछ 10 शर्तें हैं। ईरान के सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल ने सीजफायर के लिए राजी होने वाली अपनी 10 शर्तों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कि ईरान पर भविष्य में हमला न करना शामिल है, हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण हो। इसके अलावा यूरेनियम संवर्धन की मंजूरी मांगी है ईरान ने। सभी प्रतिबंधों को हटाना इस लिस्ट में शामिल है और यूएन के संबंधित प्रस्तावों की समाप्ति की मांग भी ईरान कर रहा है। ईरान को मुआवजा, अमेरिकी सेना की वापसी, ये तमाम बातें इन शर्तों में इंक्लूड की गई है। मिडल ईस्ट से अमेरिकी सैन्य बेसों को हटा दिया जाए, क्षेत्रीय संघर्षों का अंत कर दिया जाए, स्थायी शांति और पुनर्निर्माण, ईरान से सेकेंडरी बैन हटाए जाए। कुल मिलाकर ये तमाम वो पॉइंट्स हैं जो कि ईरान ने अपनी इन 10 शर्तों में इंक्लूड किए हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें कई पॉइंट्स विवादित भी हैं। तो ऐसे में क्या अमेरिका इजराइल की तरफ से इन तमाम शर्तों को माना जाएगा? ये भी बड़ा सवाल है, लेकिन इतना तो साफ है कि एक उम्मीद जरूर जगी है। अब हमारे साथ स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, रिटायर्ड मेजर समरपाल तू, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। देखिए, आज एक उम्मीद जागी है। समरपाल सर, पहली बात तो मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आप इस सीज फायर को एक जेन्युइन पीस एफर्ट की तरह देख रहे हैं या फिर इसके बीच कोई टैक्टिकल प्रेशर इसके पीछे नजर आ रहा है? ऊपर से वाया पाकिस्तान होकर के ये गुजरा है, पाकिस्तान का फैक्टर क्या है सर इन सबके बीच में? देखिए, मैं शुरुआत करूंगा कि मेन ऑब्जेक्टिव यूएसए का क्या था। एनरिच्ड यूरेनियम को निकलवाना, इनके न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को खत्म करना, तो वो अभी भी पेंडिंग है।
वो अभी भी जारी है। दूसरा, लीडरशिप चेंज वो भी नहीं हुआ है। तीसरा, जो आईआरजीसी के 31 कमांडर हैं जो मोसैक डॉक्ट्रिन को अभी फॉलो कर रहे हैं, वो कब तक ये सीज फायर के आदेशों को का पालन करेंगे, वो भी सोचने की बात है। ऊपर से देखिए, जो शर्तें रखी गई हैं, जाहिर सी बात है इम्प्रैक्टिकल है, खासकर जब इतनी इन्वेस्टमेंट और बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूएसए ने इन्वेस्ट किए हैं गल्फ में, खाड़ी, और ये जो खाड़ी के जो अलग अलग मुल्क हैं, इसके अंदर जो मिलिट्री बेसिस है, उनको खाली करने की बात की जा रही है। मतलब कमिटमेंट टू नॉन एग्रेशन की, आप हम पे हमला नहीं करोगे। क्यों नहीं करेंगे? आपकी 13 आतंकी प्रॉक्सीज पूरी मिडिल ईस्ट में एक्टिवेटेड है आज की तारीख में, ईरान की। उन प्रॉक्सीज के ऊपर तो कोई बात ही नहीं हुई है, जिसकी वजह से आतंकवाद चल रहा है, जिसकी फंडिंग और पनाह देने वाला ही ईरान की टॉप लीडरशिप है। उसके बाद कहते हैं कंटिन्यूएशन ऑफ ईरान कंट्रोल ओवर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। तो पहली चीज तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक कुदरती रास्ता है, वो ना कि मैनमेड है। तो जाहिर सी बात है कि इस रास्ते पे किसी को भी आने और जाने की अनुमति है। यहां पे किसी मुल्क से पूछना नहीं पड़ता है। मतलब आप सुएज कनाल लगा लें, पनामा कनाल लगा ले, ये मैनमेड है। ये इंसान के द्वारा बनाए गए वो आर्टिफिशियल वाटरवे है, जहां पे कि हमें वहां पे टोल देना पड़ता है, टैक्स लगता है। तो देखिए फर्क है इन दोनों चीजों में। उसके बाद लिफ्टिंग ऑफ ऑल प्राइमरी सैंक्शंस एंड सेकेंडरी सैंक्शंस। तो ईरान ने ऐसी क्या अच्छी चीज कर दी है जिसकी वजह से पूरी दुनिया बोलेगी कि इन पे इनसे सैंक्शंस हटाओ। सैंक्शंस हटा के भी देख लिया, जिसका परिणाम आज ये है कि अरबों डॉलर की इन्होंने अंडरग्राउंड नेटवर्क बना लिए हैं। अपनी मिसाइल्स और रॉकेट टेक्नोलॉजी इन्होंने सिर्फ युद्ध के लिए तैयार की है, ना कि फॉर सर्विस टू मैनकाइंड। तो ये सारे सवाल भी पनप रहे हैं कि इनसे इनको क्यों मतलब सैंक्शंस हटाने चाहिए। उसके बाद एक और इन्होंने शर्त रखी है कि कॉम्पनसेशन। मतलब जब आप युद्ध पे गए अमेरिका के साथ, तो खाड़ी देशों में जहां जहां अमेरिका के मिलिट्री बेस है, आप उन पे बमबारी करें। पर आपका क्या हक बनता था कि आपने सभी रिफाइनरीज, जो तेल की रिफाइनरीज थी जीसीसी कंट्रीज की, जो उनका मेन इकोनॉमिकल सपोर्ट सिस्टम था, आपने उसी पे ही हमला कर दिया। तो ये तो आईआरजीसी का और ईरान की टॉप लीडरशिप का मन दर्शाता है कि इनके मन में खोट है, क्योंकि अगर इनका तेल नहीं जा रहा है तो ये दूसरे का भी नहीं जाने देंगे। ये तो फिर सरासर गलत है। और ये युद्ध पे अमेरिका पे प्रेशर बने, इसलिए इन्होंने बाकी मुल्कों की ऑयल रिफाइनरीज पे हमला किया। तो या तो बाकी सारे मुल्क ईरान से डर जाए और उसकी ये डिमांड्स में हाँ मिला लें, या फिर ये गुंडागर्दी रोकी जाए, ये कन्फ्रंटेशन रोका जाए, टॉप लीडरशिप चेंज हो, ताकि एक प्रॉपर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मुल्क के अंदर लोग अच्छे से बिना किसी खौफ के रह सकें। और फिर कह रहे हैं कि सभी फ्रंट पे मतलब जो भी हमले हो रहे हैं रोके जाएं। तो इनके फ्रंट आप देख ले, हिजबुल्ला इनका है, हुती इनका पाला हुआ है, तो वहां से तो हमले पनप रहे हैं। तो उनको क्यों नहीं ये हॉस्टिलिटी अपने हुती और हिजबुल्ला को क्यों नहीं बोल रहा है कि वहां के हमले रोके जाएं? उल्टा ये कह रहा है कि अमेरिका और इजराइल हुती और हिजबुल्ला पे हमले रोक दे। ये तो साफ साफ दर्शा रहा है कि ये बिल्कुल इन सपोर्ट है आतंकी तंजीमों के लिए, तभी उनकी सीजफायर के लिए भी ये बात कर रहे हैं जी। तो देखिए ये एक मिलिट्री टैक्टिकल पॉज है। और देखिए जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, वो ऐसी रस्सी पे है कि दाएं गिरे तो खत्म, बाएं गिरे तो खत्म। अगर वो सऊदी अरब के साथ हाँ में हाँ मिला के अपने सिपाही भेजेंगे, तब वो मुंह की खाएंगे। और अगर वो अमेरिका की मदद करने वाले हैं, तो भी वो मुंह की खाने वाले हैं। तो करे क्या पाकिस्तान? उसके अलावा वो पहले ही अफगानिस्तान के साथ उसका युद्ध चल रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति खत्म हो चुकी है, इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है कि आम इंसान पाकिस्तान का मजबूर हो चुका है जी। उसके अलावा अभी आने वाले समय में देखिए इनकी इकोनॉमी इतनी डाउन हो चुकी है।
आईएमएफ के ग्रे लिस्ट से बाहर आए हैं, इन पे प्रेशर वैसे ही इतना है, तेल इनके पास है नहीं। मतलब पाकिस्तान के लिए तो स्थिति और भी गंभीर है। मतलब इस युद्ध में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होने के बावजूद वो इतने प्रेशर में है कि आने वाले 2 हफ्ते के सीज फायर फेल होने के बाद पाकिस्तान क्या करेगा। और वो बहाने ठीक है ढूंढ सर रहा है आपने कि इंडिया के ऊपर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के नाम पे बहाने ढूंढ रहा है कि अगर इंडिया ने वापस वार किया तो उसे बहाना मिल जाएगा कि मैं तो हिंदुस्तान के साथ भी युद्ध पे चला गया हूं और मैं अफगानिस्तान के खिलाफ भी युद्ध कर रहा हूं, तो मैं अपने ट्रूप्स आपको नहीं कमिट कर सकता। तो ये जो चाल है पाकिस्तान की, ये भी कामयाब नहीं होगी। उन्हें अपने ट्रूप्स देने पड़ेंगे सऊदी अरेबिया और यूएसए को। ये एक जायज जंग है और ये टेम्पररी हॉल्ट है। और देखिए इंटरसेप्टर्स भी काफी कम हो गए हैं इसराइल में, तो उनको रिप्लेनिश करना, दोबारा उनको बिल्कुल वहां पे लाना, लोड करना, तैयारी और पुख्ता तैयारी करना, है ना, ट्रूप्स को फिर भी रेडी बिल्कुल रखना। सर, सवाल तो ये है कि देखिए क्या ये तो इन होगा ही इन 2 होगा। हफ्तों का इस्तेमाल इजराइल उधर भी करेगा अपने पावर्स को दोबारा जो है इंस्टॉल करने के लिए, जैसे कि आप कह रहे हैं। वापस लौटती हूं सर, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान दिया है और पोस्ट करके युद्ध विराम स्वीकार करने की बात कही है। उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री शरीफ की ट्वीट में की गई भाईचारे वाली अपील के जवाब में और अमेरिका द्वारा उसके 15 बिंदुओं वाले प्रस्ताव के आधार पर बातचीत की मांग को देखते हुए, साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा ईरान के 10 बिंदुओं वाले प्रस्ताव के सामान्य ढांचे को बातचीत का आधार मानने की घोषणा को ध्यान में रखते हुए, मैं ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की ओर से यह घोषणा करता हूं कि अगर ईरान पर हमले रुक जाते हैं तो हमारी शक्तिशाली सशस्त्र सेनाएं अपनी रक्षात्मक कार्रवाई रोक देंगी। उन्होंने आगे कहा कि 2 हफ्तों की अवधि के लिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित आवाजाही संभव होगी, लेकिन इसके लिए ईरान की सशस्त्र सेनाओं के साथ समन्वय करना होगा और कुछ तकनीकी सीमाओं का भी ध्यान रखना होगा। समरपाल सर, पहले तो मैं ये समझना चाहूंगी कि कल तक ईरान जो कह रहा था नो टू सीज फायर एंड येस टू परमानेंट पीस, वो एकदम से उसका टोन डाउन इतना कैसे हो गया सर? एकाएक ऐसा क्या हो गया, या क्या ईरान के दिमाग में आया कि वो सीज फायर की इन शर्तों पर जो है, शर्तें तो उसने रख दिया लेकिन टोन भी डाउन कर दिया और मान भी गया है सीज फायर के लिए, वो ईरान जो अब तक बातचीत के लिए भी सीधे सीधे इनकार कर रहा था। ये टोन डाउन के पीछे क्या कारण हो सकते हैं सर? देखिए सीधी सी बात है कि जब अमेरिका ने धमकी दी है कि वो ईरान की सिविलाइजेशन को मिटा देंगे, उसका कहने का मतलब ये था प्रेसिडेंट ट्रम्प का कि देखिए एक सिविलाइजेशन को सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए? उसे चाहिए सिविक, उसे चाहिए कॉमर्स, उसे चाहिए साइंस, उसे चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसे चाहिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये पांचों चीजें प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला था कि अब ताबड़तोड़ टारगेट होंगी। पहले तो सिर्फ आईआरजीसी के ठिकाने टारगेट हो रहे थे, मिलिट्री टारगेट्स वर बीइंग हिट, पर उन्होंने कहा कि अब ये पांचों इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट बनाया जाएगा और जो एसेंस है, जो वजूद है ईरान का, वो खत्म कर दिया जाएगा, ताकि अगर ये नुकसान हुआ तो ईरान कम से कम 30 से 40 साल पीछे और चला जाएगा। उसे दोबारा हर एक चीज शुरुआत से शुरू करनी पड़ेगी। तो देखिए ये बहुत ही संगीन चीजें होती हैं जब युद्ध होता है। और आपको देखिए अभी तो ब्रिजेस उड़ाए थे उन्होंने, सिर्फ ब्रिजेस उड़े थे उन्होंने, अभी उनकी हवाई पट्टियों को भी नहीं टारगेट किया था, क्योंकि देखिए हवाई पट्टियां अभी भी इंटैक्ट है। चीन और रूस के हवाई जहाज अभी भी आके वो हथियार और सामान दे सकते हैं और दे भी रहे हैं ईरान को। तो देखिए ना, बहुत जायज सी बात है। अभी भी अमेरिका ने बोला है समय है, आप मान जाएं, सुधर जाएं। और आप एनरिच्ड यूरेनियम देने की बात चल रही है, वो नहीं दे रहे हैं। ऊपर से हमें इनकी मंशा का पता लग गया कि सैंक्शंस लगने के बावजूद आपने करोड़ों डॉलर या अरबों डॉलर आपने अपने सिर्फ मिसाइल टेक्नोलॉजी पे लगा दिए हैं। आपके ताल्लुकात एक्यू खान नेटवर्क पाकिस्तान के साथ रह चुके हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक्सचेंज के लिए। आपने किम जॉन उनके मिसाइलें खरीदी हुई हैं, हुआसैंग 18 यूज कर रही है। तो देखिए ऊपर से चाइना की असिस्टेंस मिल रही है फॉर टारगेट ट्रैकिंग एंड सैटेलाइट इमेजरी।
रशिया बकायदा उसके जो मार्क टारगेट है वो टारगेट लिस्ट दे रहा है ईरान को कि भाई ये आप करिए। तो ईरान एक प्रॉक्सी बना हुआ है, वो अकेला तो लड़ ही रहा है पर उसकी बैकिंग जो है वो उत्तर कोरिया, रूस और चीन की है। ऊपर से जो टेक्नोलॉजी और हथियार मुहैया करा रहे हैं वो अलग। तो बिल्कुल। और ऊपर से इसके अंदर पाकिस्तान का भी हाथ है इनके जी। न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके। तो जी। मैं ये चीज जरूरी समझता हूं कि अगर सीज फायर हुआ, जो बहुत अनलाइकली है, क्योंकि देखें ये टैक्टिकल पॉज है। इन्होंने जो 10 शर्तें रखी हैं वो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल हैं। इन्होंने तो साफ साफ बिल्कुल। लिखा है कि अमेरिका विड्रॉ करे और खाड़ी खाड़ी देशों से निकल जाए। ऐसे थोड़ा है कि ये कोई आप प्रैक्टिकल डिमांड बताइए कहां पे हो गई है। बिल्कुल। तो देखिए जायज सी बात है, इन पे प्रेशर बनाया जाएगा, बना रहेगा। और ये जो ट्रूप्स की रिप्लेनिशमेंट होगी, इंटरसेप्टर्स दोबारा लाके इजराइल में लोड किए जाएंगे। बल्कि इजराइल का युद्ध तो अभी भी हिजबुल्लाह के साथ जारी है। जैसे हम बिल्कुल। अभी बात कर रहे हैं, लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पे प्रॉपर मिलिट्री ऑपरेशन चल रहे हैं, एयर बिल्कुल। ऑपरेशन चल रहा है, ग्राउंड ऑफेंसिव और चल इसी रहा से है। जुड़ा मेरा सवाल तो भी है देखिए सर आपसे कि अगर इजराइल, हम इजराइल की बात करें इन सब के बीच में, तो इजराइल का क्या सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन है? हिजबुल्लाह को सीज फायर से बाहर रखने का क्या मतलब हुआ? इसको आप कैसे देख रहे हैं सर? देखिए जायज सी बात है कि हिजबुल्लाह एक आतंकी गुट है। उसकी जी। सपोर्ट और उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम ईरान की जो लीडरशिप है वो है खोमेनी और फिर आईआरजीसी। बल्कि हमास ने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है, एक्सपर्टीज सीखी और फिर उन्होंने आके पैलेस्टीन में अंडरग्राउंड नेटवर्क वाले टनल्स बनाने शुरू किए। तो देखें अगर एक छोटी सी जगह गाजा जितनी, ठीक है, वो लगभग 45 से 60 किलोमीटर बाय 20 किलोमीटर का वर्ग इलाका है, इसे साफ करने में 2 से 2.5 साल लग गए और बल्कि अभी भी जंग जारी है। तो आप सोचें ईरान का साइज कितना बड़ा है। ऊपर से हमें यह नहीं भूलना चाहिए, इतिहास नहीं भूलना चाहिए कि डेजर्ट स्टॉर्म 1 और डेजर्ट स्टॉर्म 2 के बीच का अंतर 12 साल 20 दिन था। उस दौरान सैंक्शंस भी हुए, नो फ्लाई जोन भी घोषित हुई, जितने भी बॉर्डर थे ऑन लैंड इराक के वो सील कर दिए गए थे। ना कोई अंदर जा सकता था, ना कोई इराक से बाहर जा सकता था। तो ईरान में भी यही होने वाला है। यदि युद्ध जी। विराम हुआ तो और भी कड़े ऑब्स्टिकल्स आएंगे, इन प्लेस रखे जाएंगे। यूएन भी इसके ऊपर हावी होगा। ऊपर से जो एनरिच्ड यूरेनियम असली मुद्दा, वो कब वो हैंड ओवर करेंगे, असली सवाल तो ये है। ऊपर से इन्होंने करोड़ों डॉलर खर्चे हैं अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके। पर देखिए जब आप न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाते हैं तो सारी चीजें जमीन के ऊपर बनती हैं, ना कि जमीन के नीचे। तो वो दर्शाता है इनकी मंशा, इनका माइंडसेट, इनका सबकॉन्शियस माइंड कि इनके दिल में क्या है और इनका। और देखिए इनकी एक ही बुनियाद रही है पिछले 47 सालों से कि अमेरिका को मौत और इजराइल को मौत। इसके ऊपर तो इन्होंने अपनी 3 या 4 पीढ़ियां पनपते हुए बड़ी कर ली हैं। तो अब तो जो आज का ईरानियन बच्चा है, एडल्ट जी। है, बल्कि वो एडल्ट जायज ठहराता है कि अमेरिका और इजराइल को मारना जायज है। और जी। ये और सब शायद सर यही खोमेनी कारण भी है लीडरशिप कि ने जब सिखाया इस है। सीज फायर का ऐलान हुआ तो तेहरान की सड़कों पर लोग उतरे और बकायदा अमेरिका मुर्दाबाद और इजराइल मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। वापस लौटती हूं सर, इसको कंटिन्यू करेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर है सीज फायर को लेकर। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 3 ईरानी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट छापी है। इसके अनुसार ईरान ने पाकिस्तान के 2 हफ्ते के युद्ध विराम प्रस्ताव को आखिरी समय में चीन के हस्तक्षेप के बाद स्वीकार किया। चीन, जो ईरान का महत्वपूर्ण सहयोगी है, उसने तेहरान से कहा कि वो लचीलापन दिखाए और तनाव कम करे। अधिकारियों ने यह भी कहा कि इस युद्ध विराम को ईरान के लिए सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामनेई ने मंजूरी दी है। ईरान पहले ही कह चुका है कि वो होर्मुज जलडमरू मध्य को केवल पूरे शांति समझौते के हिस्से के रूप में ही खोलेगा, जिससे ये गारंटी हो कि अमेरिका और इजराइल आगे कोई हमला नहीं करेंगे। सिर्फ अस्थायी युद्ध विराम के बदले वो इसे खोलने के लिए तैयार नहीं था। तो चीन के दखल से सीज फायर का दावा न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये खबर आ रही है।
समरपाल सर, मैं आपसे इसको समझना चाहूंगी। चीन का दखल, जिसके बाद ये दावा किया जा रहा है कि सीजफायर हुआ है, और देखिए इट इज ऑल अबाउट स्ट्रैट ऑफ हॉर्मुज। अभी फिलहाल में अगर सीजफायर की हम बात करें कि स्ट्रैट ऑफ हॉर्मुज को खोलना है, तो क्या इसको ईरान एज ए लेवरेज यूज कर रहा है सर इस पूरे सिनेरियो में? देखिए, पहली चीज हमें समझना चाहिए कि इनकी पूरी नेवी पूरे तरीके से नष्ट और नाबूद हो चुकी है। अगर कुछ बचा भी है तो बची कुची छोटी स्मॉल साइज्ड बोट्स है जो कि पेट्रोलिंग के अलावा कुछ ज्यादा कुछ काम कर नहीं सकती हैं। पर मैं ये भी बोलूंगा कि अमेरिकन नेवी बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करेगी ईरान को, क्योंकि देखिए खतरा तो खतरा होता है, थ्रेट इज अ थ्रेट। तो कुछ भी इन्होंने हरकत की पानी में तो उसको अभी भी जैसे कि युद्ध विराम डिक्लेयर कर दिया है, पर अगर ये कुछ हरकत करेंगे पानी में तो इनको नष्टो नाबूद कर दिया जाएगा। क्योंकि देखे कोई गारंटी नहीं है कि जो 31 के 31 आईआरजीसी के लीडर या कमांडर है वो पूरी बात माने खोमेनी की, मुज्तबा खोमेनी की। ऊपर से देखे मुज्तबा खोमेनी की लीडरशिप पे भी सवाल उठेगा कि जौन से मुल्कों ने उनके लीडर को मारा, मुज्तबा खोमेनी के फादर को भी खत्म कर दिया, वो आज की तारीख में अमेरिका से हाथ मिलाना चाह रहा है या फिर सीज फायर कर रहा है। तो देखें उधर भी प्रेशर आ रहा होगा आईआरजीसी की तरफ से कि आपको युद्ध विराम क्यों किया, आपको जंग जारी रखनी चाहिए थी। तो देखिए इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स भी बहुत हो रही होंगी आज की तारीख में ईरानियन टॉप लीडरशिप के साथ। तो अभी आने वाले महज 72 घंटे बहुत जरूरी है जिसमें ये सीज फायर की जो सिंसेरिटी है वो उभर के बाहर आएगी और पता चलेगा कि वाकई ही ईरान युद्ध विराम के पक्ष में है भी या ढोंग कर रहा है। जहां तक अमेरिका और इजराइल की बात है, देखें ये जरूर मौका ढूंढेंगे और पक्का कुछ ना कुछ होगा जिसके बहाने से ये दोबारा युद्ध में उतरेंगे। फिलहाल सभी मार्केटों के लिए एक राहत वाली बात है। जितने भी ऑयल टैंकर हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, वो अब अपने 37 डेज के बाद अपनी अपने डेस्टिनेशंस पे लौट पाएंगी। और जो फ्रेश लॉट ऑफ शिप्स है वो मुझे लगता है आने वाले ये 72 घंटों में जितना हो सके, ये जो सीज फायर का जो समय दिया हुआ है इस दौरान सारे मुल्क जितना भी स्टॉक कर सकते तेल वो करेंगे। क्योंकि मैं अनुमान ये लगा रहा हूं कि ये युद्ध दोबारा शुरू होगा और इस युद्ध को शुरू होने में कुछ ही दिनों की बात है या फिर 1-1.5 हफ्ते की बात है। ठीक है सर, मैं वापस आती हूँ। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस सीज फायर का स्वागत किया है और बताया है कि यह समझौता तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है, जिसमें लेबनान समेत अन्य क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। उन्होंने 10 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद में दोनों देशों के प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है, जिसे इस्लामाबाद टॉक्स नाम दिया गया है। समरपाल सर, एक छोटा सा रिएक्शन इस पर। इस्लामाबाद टॉक्स, इस्लामाबाद में बातचीत होगी, लेकिन क्या इजराइल इसमें शामिल होगा, यह भी बड़ा सवाल है। और 2 हफ्ते के बाद क्या हो सकता है अगर एस्केलेशन काम नहीं किया तो? एक कहावत है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो देखे एक पक्ष पे उनका सऊदी अरब है जिसके साथ उन्होंने वादे करके रखे हैं, एक पक्ष पे अमेरिका है जिसके साथ उन्होंने वादे करके रखे हैं, और दोनों अमेरिका और सऊदी अरब का एक कॉमन एनिमी कौन है, वो है ईरान। तो और इसमें घाटा किसका है? आर्थिक तौर से भी, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी पाकिस्तान का घाटा है, क्योंकि ईदर वेज उसकी फौज ने यदि जंग छिड़ती है प्रॉपर विद ग्राउंड ऑफेंसिव तो पाकिस्तान की फौज को उतरना ही पड़ेगा। ऊपर से देखें पाकिस्तान पब्लिक का बैकलैश होने का 101% ये तय है, क्योंकि वहां की आवाम काफी नाराज है कि एक तो ये शिया मुल्क के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान के अंदर लगभग मतलब 4 करोड़ शिया की आबादी है। उनकी पाकिस्तान मिलिट्री में 3 लाख शिया अफसर और जवान वहां पे शामिल है। तो देखिए बहुत ही सेंसिटिव सोशल एनवायरनमेंट बना हुआ है पाकिस्तान आर्मी में। अभी तक बैरक्स में कोई
फायरिंग की आवाज नहीं है, कोई म्यूटिनी की बात जी। नहीं हुई है, पर माहौल बहुत टेंस है पाकिस्तान में अभी की बिल्कुल। तारीख में। और इसके अलावा ठीक है सर। देखिए, आर्थिक स्थिति पाकिस्तान की इतनी ठीक जी नहीं सर। है कि वो युद्ध ठीक कर है सके। सर, माफी के तो साथ वो आपको जी रोकना तोड़ चाहूंगी। कोशिश करेगा। जी जी।